जय हिंद दोस्तों। अगर आप किसी अपकमिंग स्टेट पीसीएस जैसे यूपी पीसीएस, ओडिशा पीसीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर अपकमिंग किसी एग्ज़ाम के लिए जो यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट किया जाता है, तो उसमें करंट अफेयर आपके जो सोर्सेस हैं वो काफ़ी कंफ्यूज करते हैं कि करंट अफेयर के लिए क्या पढ़ें। तो रिसेंट के जो पेपर्स हैं उनमें मैं सीरीज़ लेके आ रहा हूँ, जिसमें पहला वीडियो है। आज बिहार पीसीएस और सीडीएस के क्वेश्चन के जो करंट अफेयर हैं वो डिस्कस कर लेंगे। इससे फ़ायदा यही होगा कि आप जब करंट अफेयर के वेराइड रेंज ऑफ क्वेश्चन देख लेंगे तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो मेरा नाम है अंकित सिन्हा। वन बाय वन डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहले सीडीएस के क्वेश्चन कर लेंगे, देन उसके बाद बीपीएससी के क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। तो सीडीएस के जो क्वेश्चन हैं उनमें जो पहला सवाल है वो ये रहा आपकी स्क्रीन पे। देखिए क्या कह रहे हैं, रिसेंटली ICAR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने डेवलप करा है वर्ल्ड का पहला जीनोम एडिटेड राइस वेराइटीज़ को। आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट है इन प्रोडक्ट्स के बारे में। तो ये सिविल सर्विस में भी ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। ICAR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च पहला जीनोम एडिटेड राइस वेराइटी है, ठीक है। जो जीनोम एडिटेड वेराइटी है DRR राइस 100 यानी कमला और पूसा DST राइस 1, ये डेवलप किया गया बाय ICAR IARI न्यू दिल्ली के द्वारा। दूसरा ये कह रहे हैं जो DRR राइस है यानी कमला की वेरिएंट है DRR राइस 100, वो बेस्ड है सांबा महसूरी। इनका शॉर्टर ड्यूरेशन है मेच्योरिटी का, यानी ये जल्दी जो चावल है वो जो धान है वो धान की बालियाँ जल्दी पक जाती हैं इनमें। ये आपके ऑप्शंस हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। देखिए जीनोम एडिटिंग क्या होता है। जीनोम एडिटिंग का मतलब वही आपने सुना होगा, CRISPR-Cas9 के बारे में बहुत चर्चा में था जब नोबेल प्राइज़ से मिला था। तो ये अलाउ करता है साइंटिस्ट को कि वो प्रिसाइज चेंजेस लेके आए डीएनए में बिना फॉरेन जीन को इंट्रोड्यूस किए। आपको मेरी बात समझ आ रही है? बिना फॉरेन जीन में इंट्रोडक्शन के जो प्रिसाइज चेंजेस लेके आए जाते हैं खास तौर से डीएनए में, वो होता है जीनोम एडिटिंग। ये जो क्रॉप है ये नॉन ट्रांसजेनिक होते हैं। ये जो क्रॉप है वो नॉन ट्रांसजेनिक होते हैं और बहुत एग्जेम्प्टेड होते हैं स्ट्रिक्ट जीएमओ रेगुलेशन से। जनरली एग्जेम्प्टेड होते हैं, बहुत ज़्यादा जीएमओ रेगुलेशन इन पे नहीं लगाया जाता है। तो इंडिया जो है वो पहली कंट्री बना जहाँ पे जीनोम एडिटेड राइस की वैरायटीज़ को ऑफिशियली रिलीज़ किया गया कमर्शियल कल्टीवेशन के लिए। कमर्शियल कल्टीवेशन के लिए इंडिया पहला कंट्री बन जाता है जो जीनोम एडिटेड राइस को ऑफिशियली रिलीज़ कर देता है। अब बात समझते हैं DRR राइस के बारे में। देखो ये जो DRR राइस 100 है ना, जो कमला कहला रहा है, वो डेवलप करा है ICAR IIRR यानी इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च, जो कि हैदराबाद पे बेस्ड है, ठीक है। तो ICAR और IIRR ने डेवलप करा, यहाँ इन्होंने कहा IARI ने डेवलप करा, इसलिए हो जाता है गलत। न्यू दिल्ली में नहीं, ये हैदराबाद में डेवलप हुआ है। और इसकी जो बेस वैरायटी है ना सांबा महसूरी, जो पॉपुलर है, वो फाइन ग्रेन वैरायटी वाइडली उगाई जाती है भारत में। तो इसमें खास बात यही है कि इनका जो मैच्योरेशन पीरियड है वो ईयरली है, ईयरली मैच्योरिटी है इनकी। यानी जो सांबा महसूरी है, ये मैं आपको डिटेल में समझा देता हूँ। देखो दो वेराइटीज़ की हम बात कर रहे हैं। एक तो है सांबा महसूरी, सांबा महसूरी। जो सांबा महसूरी है ना, इससे 15 से 20 दिन पहले ही ये डेवलप हो जाता है। कौन सा? DRR राइस 100 कमला, जो कि डेवलप किया गया हैदराबाद में ICAR IIRR के द्वारा। तो ये इसकी खास बात है। अब ऑब्वियसली बात है जल्दी ये होगा, इरिगेशन का वाटर बचेगा, पेस्टिसाइड डिजीज प्रेशर से बचेगा, मल्टीपल क्रॉपिंग भी अलाउ किए जाएंगे, तो ये ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है। बट बहुत सारे इसके कह सकते हो आपकी कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं या कुछ खतरा भी है इससे जुड़ा हुआ। लेकिन फिलहाल हम यही समझ रहे हैं कि जीनोम एडिटिंग के लिए इंडिया पहली कंट्री बन जाता है जो ऑफिशियली रिलीज कर देता है फॉर कमर्शियल कल्टीवेशन। तो इस हिसाब से जो ये कहना चाह रहे हैं कि DRR राइस 100 कमला है जो कि सांबा महसूरी में बेस्ड है, इनका शॉर्टर ड्यूरेशन है मैच्योरिटी का। दिस इज द करेक्ट थिंग। ये क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहे हैं इंडियन मिलिट्री आर्सेनल के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला ये कि जो हैमर एक वेपन सिस्टम है जो कि राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए बनाया गया है। अस्काल्प क्रूज मिसाइल को स्टॉर्म शैडो भी कहते हैं। और जो ब्रह्मोस मिसाइल है ये जॉइंट वेंचर है इंडिया और रशिया का। देखिए जो हैमर है इसका फुल फॉर्म है हाईली अजाइल मॉड्यूलर म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज। इसका ये पर्पस है कि एयर टू ग्राउंड प्रिसीजन है इसका, यानी गाइडेड मिसाइल सिस्टम है और ये इंडिया के राफेल जेट में इंटीग्रेट किया गया है। समझ आ रही है बात? हाईली अजाइल मॉड्यूलर म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज, यानी ये एयर टू ग्राउंड प्रिसीजन के लिए काम करता है। तो पहला सही है। दूसरा जो कह रहे हैं ना कि अस्काल्प क्रूज मिसाइल इज ऑल्सो नोन एज स्टॉर्म शैडो,
ये बात भी सही है। स्काल्प एक फ्रेंच नेम है बेसिकली, सिस्टम दे क्रॉसेर ऑटोनोमा लॉन्ग पोर्ती, ठीक है, ये इसका फ्रेंच में मतलब है। और ये यूके के हिसाब से अगर हम देखें तो सेम मिसाइल है जिसे हम स्टॉर्म शैडो कहते हैं, तो दूसरा भी सही है। तीसरा जो कह रहे हैं ब्रह्मोस मिसाइल एक जॉइंट वेंचर है इंडिया और रशिया का, ये भी करेक्ट है। सो आंसर इज ऑप्शन सी 1, 2 एंड 3, आप इमेज में देख सकते हैं हमारे को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अल्केट्राज के बारे में पूछ रहे हैं जो कि रिसेंटली न्यूज़ में था। पहला कह रहे हैं ये पहले एक डिफेंस फोर्ट था, यानी एक तरह का किला था अल्केट्राज आइलैंड अमेरिका में। दूसरा ये कि इट वाज वंस अ प्रिजन ऑन अल्केट्राज आइलैंड ऑफ अमेरिका, यानी अमेरिका के अल्केट्राज आइलैंड में ये पहले एक प्रेजन था। प्रेजन का मतलब वही जेल के जैसा था। उसके बाद कह रहे हैं इट वाज वंस ऑक्यूपाइड बाय अ ग्रुप ऑफ नेटिव अमेरिकन स्टूडेंट नोन एज इंडियंस ऑफ ऑल ट्राइब, यानी पहले ये एक बार ऑक्यूपाई किया गया था कुछ वहीं के लोकल अमेरिकन स्टूडेंट्स के द्वारा, जो कह रहे थे, जिन्हें कहा जाता था कि ये इंडियंस हैं ऑफ ऑल ट्राइब्स के। तो इसे वन बाय वन डिस्कस करते हैं। देखिए अल्केट्राज आइलैंड एक मिलिट्री फोर्ट था पहले, और ये एक यूएस आर्मी का कोस्टल फोर्टिफिकेशन था, यानी बेसिकली जो डिफेंस सिस्टम होता है ना यूएस का, उसका पार्ट था। और ये एक प्रिजन भी था, ठीक है, तो दोनों चीज़ें हैं। और जो प्रिजन था किस तरह का था, एक तरह का मिलिट्री प्रिजन था, इट वाज अ मिलिट्री प्रिजन। एंड बाद में ये फेमस होता है फेडरल के रूप में। एंड देन 1969 में देखा जाता है कि एक नेटिव अमेरिकन एक्टिविस्ट जो खुद को इंडियंस ऑफ ऑल ट्राइब बताते हैं, ये अल्केट्राज आइलैंड को ऑक्यूपाई कर लेते हैं। सो आंसर इज ऑप्शन सी, तीनों सही है। अगला देखिए, रॉबर्ट परवोस्ट कैथोलिक पॉप बनते हैं पॉप फ्रांसिस की डेथ के बाद। काफ़ी चर्चा में थे पॉप फ्रांसिस, इसके बाद जो रॉबर्ट परवोस्ट कैथोलिक पॉप बने हैं उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला कह रहे हैं अब उन्हें लियो 15 के नाम से जाना जाएगा। दूसरा ये कि ये 271 कैथोलिक पॉप बनते हैं। तीसरा ये कि ये डुअल सिटीजन है, यानी अमेरिका के भी और पेरू के भी। तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। देखिए जो पहली बात ये कह रहे हैं ना कि पॉप लियो के बारे में कि 15th है, नहीं 15th नहीं 14th है, तो अगर 1 जो है वो गलत है तो ये हट गया, ये हट गया। देन सेकंड कह रहे हैं वो 271 कहते हैं बनते हैं, 271 नहीं 267 कैथोलिक पॉप बनते हैं। तो इस तरह से सेकंड भी गलत हो जाता है और आंसर बचता है डी 3 ओनली। ये एक टफ क्वेश्चन है। इन्हें डुअल सिटीजनशिप मिली हुई है, अमेरिका की भी और पेरू के भी, ये बात ध्यान रखिएगा। ये पेरुवियन सिटीजन 2015 में बनते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहे हैं, इसमें कह रहा है कौन सा मिलिट्री ऑपरेशन इंडियंस के द्वारा नहीं अंडरटेक किया गया। ऑपरेशन अब्लेज, ऑपरेशन स्पाइडर वेव, ऑपरेशन ट्राइडेंट और ऑपरेशन बंदर। तो इसका आंसर है ऑपरेशन स्पाइडर्स वेव। ये एक हाई प्रिसीजन लॉन्ग रेंज ड्रोन ऑपरेशन है जो कि यूक्रेन ने लॉन्च किया था रसिया को टारगेट करते हुए। तो ये यूक्रेन का है, ना कि इंडिया का। बाकी अब्लेज, ट्राइडेंट और बंदर जो है वो इंडिया का है। अगर मैं आपको कुछ बताऊं इनके बारे में एक्स्ट्रा चीज़ें, तो वो भी आपको मैं बता देता हूं साथ के साथ ही। देखिए ऑपरेशन अब्लेज की बात करें तो ये 1965 में इंडिया के द्वारा इंडो पाक वॉर में यूज़ किया गया था। देन ऑपरेशन ट्राइडेंट की बात करें तो ये इंडियन नेवी ने 1971 में इंडो पाक वॉर के टाइम पे यूज़ किया था। ये एक सक्सेसफुल नेवल अटैक था कराची बंदरगाह में, कराची हार्बर में, आप जानते हो। ऑपरेशन बंदर की बात करें तो ये बालाकोट एयर स्ट्राइक हुआ था 2019 में, तो उसी का कोड नेम था बाय द इंडियन एयरफोर्स आफ्टर पुलवामा अटैक। सो तीनों इंडियंस के हैं, स्पाइडर वेब नहीं है। अगला देख लीजिए, इसमें कह रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसकंटिन्यू कर दिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूव कर दिया रीस्ट्रक्चर्ड वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम के कॉन्टिन्यूएशन को। तो क्या पहला स्टेटमेंट सही है? देखिए पहला गलत है। गवर्नमेंट ने डिसकंटिन्यू नहीं करा है। जनवरी 2025 में इनफैक्ट यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है द कंटिन्यूएशन ऑफ बोथ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एंड रीस्ट्रक्चर्ड वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम RWBCIS, और ये कब तक 2025-26 तक बढ़ा के कर दिया गया है। और इसमें बजट भी है 69,000 का, तो ये काफ़ी होलसम बजट है जो डेफिनेटली किसानों की हेल्प करेगा। तो पहला हो जाता है गलत क्योंकि ये डिसकंटिन्यू नहीं किया गया है, और दूसरा बिल्कुल सही है। तो आंसर बनता है बी। अगला देखिए 18th G20 समिट के बारे में कौन सी बात सही है, ये कह रहे हैं।
पहला ये रियो डी जेनेरियो में हुआ, दूसरा इनका थीम था बिल्डिंग अ जस्ट वर्ल्ड एंड अ सस्टेनेबल प्लेनेट, तीसरा रियो डी जेनेरियो डिक्लेरेशन ने टैक्सेशन ऑफ बिलियनियर्स को इम्फेसिस में डाला, यानी जोर डाला इस चीज़ को लेके, और चौथा है नन। देखिए इसका आंसर डी है। 18th G20 समिट एक्चुअली न्यू दिल्ली में हुआ 2023 में, आप जानते ही हो, और थीम था वसुधैव कुटुंबकम, यानी वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। तो ये जो बातें कह रहे हैं कि रियो डी जेनेरियो में हुआ, ये बात असल में गलत है। उसके बाद इनका जो थीम था बिल्डिंग अ जस्ट वर्ल्ड, ये भी गलत है क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम है। और जो तीसरा कह रहे हैं कि रियो डी जेनेरियो डिक्लेरेशन, ये भी गलत है। सो आंसर डी है। या आप पढ़ सकते हो किस पेपर का, सारे रिसेंट ये क्वेश्चन है। यूजुअली तो हमने CDS और BPSC के क्वेश्चन ही इंक्लूड किए हैं आज के इस वीडियो में। नीलगिरी, सूरत और वागसीर के स्टेटमेंट के बारे में आपको बताना है। पहला कह रहे हैं कि ये टाइगर रिजर्व है गुजरात में, दूसरा ये कि ये कॉम्बिटेंट कमीशन है बाय द इंडियन नेवी, तीसरा बायोडाइवर्सिटी पार्क है जो इंडियन आर्मी मेंटेन करती है, चौथा है टाइगर रिजर्व है जो इंडियन नेवी मेंटेन करती है। देखिए वागसीर जो है वो 6th सबमरीन है स्कॉर्पियन क्लास में, और जो सूरत है वो 4th और फाइनल डिस्ट्रॉयर है अंडर प्रोजेक्ट 15B, और जो नीलगिरी है वो लेड शिप है प्रोजेक्ट 17A का। तो इस हिसाब से आंसर बनता है कि इंडियन नेवी के कॉम्बिटेंट्स हैं जो कि कमीशन किए गए हैं बाय इंडियन नेवी। अगला देखिए, कौन सा स्टेटमेंट नॉट करेक्ट है अबाउट डिस्ट्रिक्ट एज एक्सपोर्ट हब। पहला कह रहे हैं जो डिस्ट्रिक्ट एज एक्सपोर्ट हब है ये लॉन्च किया गया अगस्त 2019 में, दूसरा ये कि जो एम था इसका वो एक्सपोर्ट बढ़ाना था केवल कुछ ही सेलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट में। ओनली पे हमेशा आपको एनसर्कल करना है ताकि आप समझ पाएँ आगे चल के बहुत ही फोकस्ड तरीके से। तीसरा, इंडिया का जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है वो रीइटरेट करता है, यानी फिर से जोर डालता है कि DEH के ऊपर, यानी डिस्ट्रिक्ट एज एक्सपोर्ट हब के ऊपर। और चौथा ये कि एम करता है प्रमोट एक्सपोर्ट्स को बाय प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड फैसिलिटेटिंग लॉजिस्टिकल एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट, यानी लॉजिस्टिक और इंफ्रास्ट्रक्चर में हेल्प करवाता है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? देखिए इसका आंसर ऑप्शन बी है। दैट मीन्स ये जो कह रहे हैं कि जो एम है DEH का एक्सपोर्ट केवल सेलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट में बढ़ाना, ये बात असल में गलत है। ठीक है, ये बात गलत है। और अगर हम DEH की बात करें, डिस्ट्रिक्ट एज एक्सपोर्ट हब की, तो ये 2019 के अगस्त में लॉन्च होता है, ये बात सही है। और दूसरा जो कह रहे हैं ना कि ये कुछ एक डिस्ट्रिक्ट के एरिया, ये गलत है क्योंकि इनका एम है आइडेंटिफाई करना एक्सपोर्ट पोटेंशियल को इन ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया, और कैपेसिटी बिल्ड करना, इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म प्रमोट करना डिस्ट्रिक्ट वाइज, केवल कुछ को नहीं। तो ओनली वाले स्टेटमेंट यूजुअली गलत होते हैं और यहाँ ये गलत हैं। और जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी की बात कर रहे हैं, देखो जो हमारा फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है 2023 से 28 वाला, इसमें पर्टिकुलर एक चैप्टर है, एक सेक्शन है जो DEH की बात करता है, यानी डिस्ट्रिक्ट एज एक्सपोर्ट हब की, और इस तरीके से प्रमोट करने का काम करता है। चौथा जो कह रहे हैं DEH एम करता है एक्सपोर्ट को, ये भी बात सही है ना। वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ही यही है कि जो बॉटल नेक्स हैं लॉजिस्टिक को लेके, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, MSME के सपोर्ट को लेके, कैपेसिटी बिल्डिंग को लेके, ये जो प्रॉब्लम्स हैं इन्हें एड्रेस करने का ऑब्जेक्टिव है DEH का, डिस्ट्रिक्ट एज एक्सपोर्ट्स हब का। अगला देखिए TTT यानी टीम टेयर के बारे में ये पूछ रहे हैं। तो ये क्या है? पहला कह रहे हैं कि ये एक पायनियरिंग यानी एक उभरता हुआ इनिशिएटिव है जो एम करता है एसेंशियल लाइफ स्किल देना एडोलेसेंट स्टूडेंट्स को अक्रॉस इंडिया, यानी जो किशोरावस्था में स्टूडेंट्स हैं, विद्यार्थी हैं, उन्हें एसेंशियल लाइफ स्किल बताना, जीवन जीने की कुछ महत्वपूर्ण कौशल ज्ञान को देना। ये TTT का एक प्रमुख उद्देश्य है, पर्पस है। दूसरा ये कह रहे हैं जो TTT है ये एक पायनियरिंग इनिशिएटिव है जो एम करता है वोकेशनल और टेक्निकल स्किल्स को इम्पार्ट करना स्टूडेंट्स को अक्रॉस इंडिया। तो जो पहली बात कह रहे हैं TTT के बारे में, तो ये बात सही है। ये एक लाइफ बेस्ड एजुकेशनल प्रोग्राम है और ये ना 2008 में स्टार्ट हुआ था तमिलनाडु में, और बाद में इनके जो वर्जन्स है गुजराती और हिंदी वगैरह में भी देखने को मिले। इनका एम क्या है? लाइफ स्किल बताना, सेल्फ अवेयरनेस, कम्युनिकेशन, क्रिटिकल थिंकिंग, टाइम मैनेजमेंट, इन चीज़ों पर ये बात करता है। और इस हिसाब से देखें तो ये बिल्कुल सही बैठ रहा है। और जो दूसरा कह रहे हैं कि ये एक पायनियरिंग इनिशिएटिव है जो कि वोकेशनल और टेक्निकल स्किल्स की बात करता है। दोस्तों ये टेक्निकल स्किल्स को लेके नहीं है, ये लाइफ स्किल्स को लेके है।
मैंने आपको एक बात सिखाई है, अगर दो स्टेटमेंट हैं और दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी हैं तो दोनों एक साथ सही नहीं हो सकते हैं। पहले में ये कह रहे हैं ये लाइफ स्किल देता है, दूसरे में कह रहे हैं कि ये ये वोकेशनल और टेक्निकल स्किल देता है। तो या तो लाइफ स्किल वाली बात सही होगी या तो टेक्निकल या वोकेशनल की। अगर ये दोनों बातें सही होती तो अलग अलग स्टेटमेंट क्यों फ्रेम किए जाते हैं, राइट। तो इस हिसाब से पहला सही है, तो दूसरा जो है वो गलत है। आंसर इज ऑप्शन ए, वन ओनली। तो ये लाइफ स्किल से जुड़ा हुआ है। देन अगला देखिए, इनोवेशन एंड रिसर्च के बारे में कह रहे हैं। इंडिया का जो रैंक है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में, जो कि WIPO यानी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ने रिपोर्ट करा, ये इम्प्रूव हो गया है 2015 से 2024 में। और जो फंडिंग है रिसर्च और डेवलपमेंट की, इट इज सोर्स प्राइमरली फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर एंटिटीज एंड इज सेक्टोरली कंसंट्रेटेड इन फार्मास्यूटिकल्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। यानी जो R&D की फंडिंग है ये प्राइमरली कहाँ से आ रही है, प्राइवेट सेक्टर एंटिटीज से, और खास तौर से सेक्टोरली कहाँ कंसंट्रेटेड है, तो वही फार्मास्यूटिकल वगैरह में, IT में, इन चीज़ों में कंसंट्रेटेड देखने को मिलती है। तो क्या ये बात सही है? देखिए 2015 में जो इंडिया की रैंक थी 81 थी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में। 2024 में हम देख रहे हैं कि ये 39th पे आ गई है 133 में से। तो डेफिनेटली बहुत ही अच्छा इंप्रूवमेंट हुआ है, तो पहला बिल्कुल सही है। फंडिंग ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाली जो बात है, देखो ये गलत है एक्चुअली। बात कुछ ऐसी है कि इकोनॉमिक सर्वे एंड R&D स्टैटिक्स के अकॉर्डिंग जो प्राइवेट सेक्टर है वो कंट्रीब्यूट करता है 36.4% ऑफ इंडियाज ग्रोस एक्सपेंडिचर ऑन R&D। यानी जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे जो खर्चा हो रहा है ना, ग्रोस एक्सपेंडिचर, उसका 36.4% जा रहा है किस पे, ये जा रहा है प्राइवेट सेक्टर पे। इसके बाद जो है वो रेस्ट इज फ्रॉम गवर्नमेंट, पब्लिक रिसर्च एजेंसीज, हायर एजुकेशन, बाकी चीज़ों पे। तो प्राइवेट सेक्टर प्राइमरी सोर्स नहीं है, तो इस वजह से सेकेंड हो जाता है गलत। और जो फार्मास्यूटिकल वाली बात कर रहे हैं ना, ये इनमें R&D एक्टिविटी तो है डेफिनेटली, बट ये ब्रॉडली स्प्रेड है। जैसे मान लो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है तो फार्मास्यूटिकल यहाँ पे लीड कर रहा है, लेकिन जो IT का शेयर है ना R&D में, ये काफ़ी स्मॉलर है कंपैरिजन में। तो और भी जो सेक्टर हैं जैसे टेक्सटाइल हो गया, डिफेंस हो गया, बायोटेक हो गया, ये भी बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो जो सेक्टोरली कंसनट्रेटेड ओनली इन फार्मास्यूटिकल वाली बात कह रहे हैं, ये बात यहाँ पे गलत देखने को मिलेगी। तो इस हिसाब से आंसर बनेगा ऑप्शन ए, वन ओनली। इन जनरल भी आप सोचो तो डेफिनेटली आप आइडिया लगा सकते हो, प्राइवेट सेक्टर में जो फंडिंग है वो कम ही है। तो ये रहा इसका आंसर ए। अगला देखिए, सोशल मोबिलाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशन डेवलपमेंट इज़ वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ। तो ये किसका मेजर कंपोनेंट है? तो दीनदयाल अंत्योदय योजना का मेजर कंपोनेंट है सोशल मोबिलाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशन डेवलपमेंट। ये जो कंपोनेंट है इट इज़ अ पार्ट ऑफ दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड्स मिशन, NRLM। ठीक है, ये DAY लिखते हैं, NRLM। इनका फोकस वही है कि ऑर्गेनाइज करना पुअर हाउस होल्ड को इनटू सेल्फ हेल्प ग्रुप, यानी जो गरीब घरों के लोग हैं उनको सेल्फ हेल्प ग्रुप के रूप में ऑर्गेनाइज करवा दिया जाए, जिनसे उनकी कैपेसिटी है वो डेवलप हो जाए फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड लाइवलीहुड को प्रमोट किया जा सके। और पॉवर्टी एलिवेशन में ये एक इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव के रूप में देखने को मिलता है। सो आंसर इज ऑप्शन ए, दीनदयाल अंत्योदय योजना। इसमें इन्होंने पूछा था UNDP ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में, जो कि 2025 का रिपोर्ट है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी 1990 में थी हमारी 58.6, 2023 में बढ़कर कितनी हो गई है? तो ये बढ़कर हो गई है 72 ईयर्स। लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखो 1990 में 13.4 नहीं, ये कितनी थी, इट वाज 58.6, ठीक है, 1990 में, और ये 2023 में बढ़कर के 72 ईयर्स हो गई है। अगला देखिए, कौन सा ग्लेशियर नेपाल में डेड डिक्लेयर कर दिया गया है? तो जो याला ग्लेशियर है ना, इसे डेड डिक्लेयर कर दिया गया है, और इसके पीछे रीज़न भी है। देखो रीज़न तो कुछ ऐसा है कि ये जो याला ग्लेशियर है ये 66% श्रंक हो गया, ठीक है, और अब इनमें कोई एक्यूमुलेशन, कोई मूवमेंट देखने को मिल ही नहीं रहा जिससे हम लिविंग ग्लेशियर के रूप में कंसिडर कर पाएँ।